डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका और यूके के संविधान की विशेषताएं। अगर हम यूके और अमेरिका के संविधान की कंपैरेटिव स्टडी करें तो हम यह देखेंगे कि कुछ मामलों में ब्रिटेन का जो लिखित संविधान है वो कम शक्तिशाली है कुछ मामलों में, और कुछ मामलों में हम देखेंगे जो अमेरिका का संविधान है उसके अंदर कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं जो विश्व के अंदर सबसे शक्तिशाली स्थान पाती हैं। तो शुरू करते हैं हम ब्रिटेन के संविधान की मुख्य जो विशेषताएं, बेसिक फीचर ऑफ द यूके कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है इसका विकसित संविधान। विकसित यानी कि जिसका विकास हुआ हो। विकास तो हमने देखा है कि जो ब्रिटेन की जो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो शुरू होती है एंग्लो सैक्सन काल से लेकर हैनोवेरियन काल। उसके बाद काफ़ी एक्ट हैं जिनके कारण हैं थोड़े थोड़े संशोधन हुए, और वर्तमान में वही राजनीतिक परंपराएं हैं जो वो संविधान के अंदर ही अपना जो लिखित संविधान है ब्रिटेन का उसके अंदर है जो अपनी विशेष पहचान उन्होंने बना ली है। यूँ कहें कि राजनीतिक व्यवस्था के में कुछ परंपराएं हैं जो वो विकसित हो चुकी हैं। तो जो विकसित संविधान इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है इसका न तो निर्माण किया गया, न ही किसी संवैधानिक सभा द्वारा इसको बनाया गया। इसका तो एक विकास हुआ है। विकास कहाँ से शुरू हुआ है इसका एंग्लो सैक्सन काल से इसका विकास शुरू होता है। नॉर्मन काल, प्लेंट काल, ट्यूडर काल, स्टुअर्ट काल और हैनोवेरियन काल। इस प्रकार स्टेप टू स्टेप में इसका विकास हुआ है, इसलिए इसको विकसित संविधान की संज्ञा दी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो जो अमेरिका का जो संविधान है, यूएसए का जो संविधान है वो संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, यानी उसको बनाया गया था, उसका निर्माण किया गया था, इसलिए उस संविधान को हम लिखित संविधान की संज्ञा दे सकते हैं। नेक्स्ट है जो कुछ भाग लिखित है और कुछ भाग अलिखित है। ब्रिटिश संविधान संपूर्ण रूप में लिखित नहीं है। इसके कुछ ऐसे अधिनियम हैं, कुछ ऐसे चार्ट हैं, कुछ ऐसी याचिकाएं हैं जो संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत समझे जाते हैं। इनमें कुछ खास हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 की अधिकार याचिका, 1679 का अधिकार पत्र, और इसके अलावा संसद द्वारा पारित कुछ अधिनियम हैं जैसे 1679 के बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम, 1679 यानी 79 के बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम। इस अधिनियम का अर्थ है कि अंग्रेजों को व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को पुष्ट किया। इसने जो अंग्रेजों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको पुष्ट किया। इस अधिनियम द्वारा न्यायालय
किसी भी जो जेलर है या कोई प्रशासनिक अधिकारी को यह आदेश दे सकता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को उसके समक्ष पेश किया जाए। इस प्रकार का अधिनियम एक्ट। उसके बाद इसी के अंदर है 1701 का सेटलमेंट एक्ट 1911 1949। कुछ ऐसे संसदीय अधिनियम हैं जो लिखित में हैं। तो अगर हम बात करें ब्रिटिश संविधान की, तो हम पूर्णतः ये तो नहीं कह सकते कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। इसके अंदर कुछ ऐसे अधिनियम हैं, चार्ट है जो लिखित रूप में है, और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो राजनीतिक परंपराएं बन चुकी हैं ब्रिटेन के अंदर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन का कुछ भाग लिखित है और कुछ भाग अलिखित है। लचीला संविधान। लचीला संविधान किसे कहा जाता है? अर्थ क्या होता है लचीला संविधान? लचीले संविधान का अर्थ होता है जहां पर संविधान के अंदर संशोधन आसानी से किया जा सके। अर्थात जहां पर संविधान के अंदर संशोधन साधारण बहुमत से पास किया जा सके, उसको लचीला संविधान कहा जाता है। तो ब्रिटेन के अंदर विश्व का अगर सबसे लचीले संविधान की हम बात करें तो विश्व का सबसे जो लचीला संविधान है वो है ब्रिटेन का, यूके का। उसके बाद यदि हम तुलनात्मक रूप से देखें तो जो अमेरिका का संविधान है वो कठोर संविधान है। कठोर संविधान इसलिए है क्योंकि उसके अंदर संशोधन करना बहुत ही मुश्किल है। यानी संशोधन करने की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके तहत संविधान के अंदर संशोधन किया जाता है। जैसे हमारे देश के अंदर है आर्टिकल 368 368 के अंदर संवैधानिक संशोधन की 2 विधि हैं, विशेष बहुमत से प्लस विशेष बहुमत और आधे राज्य विधान मंडलों की अनुमति। और अमेरिका के अंदर 2/3 बहुमत पास होने के बाद 3/4 सदस्यों का बहुमत राज्य विधान मंडलों से अनुमोदन होना उसका बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो ब्रिटिश संविधान है वो विश्व का सबसे लचीला संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट है पैतृक और सीमित राजतंत्र। पैतृक राजतंत्र और सीमित राजतंत्र का क्या अर्थ है? पैतृक राजतंत्र का अर्थ है जो राजा का जो सिंहासन है उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र या पुत्री को ही उसका सिंहासन या उसकी जो गद्दी है उसको प्राप्त होगी। यानी कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा या उसकी पुत्री है जो रानी बनेगी। तो ये जो पैतृक अधिकार है ये 1701 में पास किए गए एक्ट ऑफ सेटलमेंट में
इस प्रकार की व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। इस प्रकार इंग्लैंड का राजतंत्र है जो पैतृक है। दूसरा इसी के अंदर है सीमित राजतंत्र, लिमिटेड मोनार्ची। सीमित राजतंत्र क्या होता है? सीमित राजतंत्र का अर्थ है मंत्रियों की सलाह लेकर किसी कार्य को करना, अर्थात मंत्रिमंडल की सलाह से सारे कार्य करना। कौन करेगा सारे कार्य? कौन लेगा सलाह? सम्राट। यानी कि सम्राट है जो देश का मुखिया है। इंग्लैंड में राजा या रानी देश के मुखिया अवश्य है, परंतु वास्तव में उस शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। शक्तियों का प्रयोग लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों और मंत्रियों द्वारा किया जाता है, और सम्राट या महारानी को मंत्रिमंडल के परामर्श अनुसार चलना आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश संविधान है, जो इंग्लैंड का संविधान है, उसके अंदर सीमित राजतंत्र पाया जाता है। ब्रिटिश संविधान यानी इंग्लैंड का जो संविधान। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट सिस्टम, संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था के अंदर दो चीज़ें याद रखने की हैं, यानी दो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं। एक तो है नाममात्र का मुखिया और एक वास्तविक मुखिया। वास्तविक जो मुखिया होता है, कार्यकारी जो मुखिया है, वास्तविक रियल जो कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका है, वो है प्रधानमंत्री। जो नाममात्र की कार्यपालिका है इंग्लैंड के अंदर, वो है राजा या रानी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड के अंदर संसदीय शासन प्रणाली है। जैसे इंग्लैंड में सम्राट या रानी देश का नाममात्र मुखिया होता है, और शासन की सारी शक्तियों का प्रयोग वास्तव में मंत्रिमंडल ही करता है। अगर सैद्धांतिक रूप में चाहे इंग्लैंड का राजा शासन के प्रत्येक क्षेत्र में शक्तिशाली है, परंतु प्रैक्टिकल रूप में ऐसी शक्तिशाली और प्रभावशाली स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि देश का नाममात्र मुखिया अपने सभी कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही पूरे करता है। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में मंत्रिमंडल कॉमन सदन के प्रति उत्तरदायी, जो निचला सदन है, जो जनता का है, और कॉमन सदन मंत्रिमंडल पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके उसको पद त्यागने के लिए विवश कर सकता है। नेक्स्ट है संसद की प्रभुसत्ता। संसद की प्रभुसत्ता से अभिप्राय है कि संसद है जो प्रत्येक प्रकार के कानूनों का निर्माण कर सकती है। संसद की प्रभुसत्ता से अभिप्राय है कि संसद प्रत्येक प्रकार के कानून का निर्माण कर सकती है, किसी भी कानून में किसी प्रकार का संशोधन कर सकती है, पहले पास किए गए कानूनों को समाप्त भी कर सकती है। संसद द्वारा पास किए गए कानूनों को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि जो कानून संसद ने बना दिया उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता, उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसके विरुद्ध किसी प्रकार की याचिका नहीं डाली जा सकती। तो जो संसद ने कानून बना दिया उस कानून का पालन करना जनता के लिए अनिवार्य है।
क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर संसद है जो संप्रभु है। अगर तुलनात्मक रूप से अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर संविधान सुप्रीम है, और संविधान की रक्षा के लिए या संविधान का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी कि अगर यूएसए के अंदर कांग्रेस वहाँ पर, जिसके अंदर 2 सदन हैं, सीनेट और हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सदन, यानी जहाँ पर कांग्रेस किसी कानून को पास कर देती है तो उस कानून के विरुद्ध है सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है, संविधान सुप्रीम है, तो संसद सुप्रीम है। संसद की जो प्रभु सत्ता, इस प्रकार का जो सिद्धांत है ये ब्रिटेन के अंदर ही पाया जाता है। नेक्स्ट है एकात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली का अर्थ जहाँ पर सर्वशक्तिमान केंद्रीय सरकार होती है, यहाँ यानी कि जहाँ पर केंद्र सरकार के पास ही सारी की सारी शक्तियाँ एक ही हाथों में केंद्रित हों, एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हों, उसको बोलते हैं एकात्मक शासन प्रणाली। और जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में केंद्रीय सरकार के पास ही समूचे देश को संचालन करने की शक्ति है, या पूरे देश को संचालन करने के लिए उत्तरदायी केंद्रीय सरकार है। तो इस प्रकार इंग्लैंड के अंदर एकात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था है। अमेरिका के अंदर संघात्मक प्रणाली है। संघात्मक यानी जहाँ पर शक्तियों का विभाजन हो, शक्तियाँ आपस में बंटी हुई हों। संघ सरकार के पास कौन सी शक्ति है, राज्य सरकार के पास कौन सी शक्ति है। जैसे हमारे संविधान के अंदर शक्तियों का विभाजन किया गया है, जैसे संघ सरकार के पास अलग विषय है, राज्य सरकार के पास अलग विषय है, समवर्ती सूची में अलग विषय है, और एक अवशेष शक्तियां हैं जो केंद्र सरकार के पास। संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार है जो कानून बना सकती है। उसके बाद है द्विसदनीय संसद। द्विसदनीय संसद संसद की जननी है, जो जहाँ से संसद उत्पन्न हुई है वो इंग्लैंड है। और इंग्लैंड में जो वर्तमान समय में 2 सदन हैं, एक निचला सदन जिसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन सदन, दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड जो लॉर्ड सदन है। जो कॉमन सदन है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ से जनता के द्वारा चुने गए प्रत्याशी आते हैं या जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं वैश्विक मताधिकार के आधार पर। परंतु लॉर्ड सदन के सदस्य पैतृक सदस्य होते हैं। पैतृक, अभी भी कुछ सदस्य ऐसे हैं जो पैतृक हैं, लॉर्ड सदन के अंदर बैठे हैं। उसके बाद अगर देखें, संसद के चाहे 2 सदन हैं, परंतु कॉमन सदन के मुकाबले लॉर्ड सदन की जो स्थिति बहुत ही महत्वहीन है। यूँ कहें, विश्व का सबसे कमज़ोर द्वितीय सदन, दूसरा सदन कौन सा है? लॉर्ड सदन। विश्व का सबसे कमज़ोर सदन है लॉर्ड सदन, और विश्व का सबसे शक्तिशाली सदन है दूसरा, सीनेट।
ये थोड़ा सा कंपैरिजन आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है परंपराएं। कुछ परंपराएं इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर उत्पन्न हो चुकी हैं, या यूँ कहें कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो ब्रिटिश संविधान के अंदर पाई जाती हैं। जैसे ज़्यादातर जो परंपराएं हैं इंग्लैंड में, अधिकतर परंपराएं मंत्रिमंडल से संबंधित है। मंत्रिमंडल देश की वास्तविक कार्यपालिका है। वास्तविक यानी कि जितना काम काज करना है वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ही करता है रियल में, और शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। परंतु इस संबंधी यह बात इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि मंत्रिमंडल की संस्था भी परंपराओं की उपज है। भाई, मंत्रिमंडल की जो संस्था है भी है परंपराओं की उपज है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के अंदर हम प्रोफेसर जो डाइसी हैं उसके विचार के अनुसार कानून के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। यानी कि जो रूल ऑफ लॉ का जो सिद्धांत दिया गया है, ये प्रोफेसर डाइसी ने इस सिद्धांत को दिया है। और इंग्लैंड के अंदर कानून को प्राथमिकता दी जाती है। प्रोफेसर डाइसी ने 3 प्रमुख सिद्धांत बताए हैं रूल ऑफ लॉ के। प्रथम है, किसी व्यक्ति को तब तक किसी प्रकार का शारीरिक और आर्थिक दंड यानी सजा नहीं दी जानी चाहिए जब तक उसने किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। यानी कि उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का प्रमाण यानी फैक्ट जब तक नहीं आते उसके किसी प्रकार के गलत कार्य करने के, तब तक उसको दोषी ठहराया नहीं जाना चाहिए या किसी प्रकार की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा है, कानून सुप्रीम है और कानून की दृष्टि में सभी लोग एक समान है। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई धनवान व्यक्ति है या कोई गरीब व्यक्ति है, या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या कोई मजदूर व्यक्ति है, सबके लिए कानून एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तीसरा है इसी के अंदर, इंग्लैंड के अधिकार और स्वतंत्रताएं न्यायिक निर्णय की देन है और न्यायपालिका लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षक है। तीसरा है अधिकारों की व्यवस्था। ब्रिटिश नागरिकों के अधिकारों की व्यवस्था किसी कानूनी दस्तावेज में नहीं की गई। यानी कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके अंदर एक सिस्टमेटिक तरीके से मौलिक अधिकारों या अधिकारों का जिक्र किया गया हो। जैसे हमारे देश के संविधान के अंदर है, भाग 3 है, 12 से 35 है, उसके अंदर मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अमेरिका का संविधान है, उसके अंदर 1 से लेकर 10 संशोधन हैं, उसके अंदर नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है ब्रिटिश संविधान के अंदर। तो यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का किसी अधिकार के ऊपर दावा नहीं कर सकता, दावा क्यों नहीं कर सकता ब्रिटेन के अंदर, सॉरी इंग्लैंड के अंदर, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर कोई लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है अधिकारों का, तो दावा किस प्रकार करेगा। जैसे हमारे संविधान के अंदर है, कोई लड़का या लड़की को कोई भी व्यक्ति या कोई स्कूल या कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी
शिक्षा लेने से रोके या उसके शिक्षा के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करे, तो वो व्यक्ति है या वो जो स्टूडेंट है वो अपने मौलिक अधिकार, अपने मौलिक अधिकार जो उसका शिक्षा का अधिकार है उसको नष्ट न होने, उसको बचाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो इंग्लैंड के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। हाँ, ब्रिटिश नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त तो हैं, जैसे निजी स्वतंत्रता का, भाषण देने का, विचार प्रकट करने का, प्रेस की स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का, मत देने का, चुनाव लड़ने का अधिकार। इस प्रकार के अधिकारों की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन ये व्यवस्था की गई है, लेकिन नागरिकों के अधिकारों का किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया गया। इसके लिए सिर्फ कुछ अधिकारों की, कुछ चार्ट द्वारा अधिकारों की व्यवस्था की गई है। कुछ अधिकारों की व्यवस्था कुछ चार्ट के द्वारा, जैसे 1215 का मैग्ना कार्टा जो बिल था, जिसके ऊपर राजा जॉन ने अपने सिग्नेचर किए थे। उस टाइम लोगों को कुछ अधिकार प्रदान कर दिए थे, जिसके अंदर 63 धाराएं थी, जिसके अंदर कुछ नागरिकों को अधिकार प्रदान कर दिए गए। लेकिन वो 63 की 63 जो धाराएं थी, वर्तमान समय में कहीं पर भी लीगल डॉक्यूमेंट में वो इस प्रकार का उल्लेख नहीं है, भाई वो लीगल है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ब्रिटिश संविधान के मामले में कि ब्रिटिश संविधान के अंदर कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है जिसके अंदर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का या अधिकारों का उल्लेख किया गया हो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है यूएसए का संविधान की विशेषताएं, तुलनात्मक रूप से, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।